हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अपने आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। तो कल ही आपका 15 अक्टूबर को बंदी रक्षक का एग्ज़ाम हुआ है। इसके साथ ही आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं वो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, और साथ ही नवंबर में होने वाला अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं ईओ का एग्ज़ाम होने वाला है 26 नवंबर को। तो आपने बंदी रक्षक के एग्ज़ाम में देखा कि आपकी करंट अफेयर बहुत कम पूछी गई थी, लेकिन जो जीके के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उत्तराखंड जीके में भी, और आपकी जो सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन होता है तो उसमें भी। तो लेकिन जो अधिशासी अधिकारी वाला एग्ज़ाम होने वाला है वो थोड़ा ऊपर लेवल का पेपर है, तो उसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी अच्छे बनेंगे, यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, और साथ ही उसमें करंट अफेयर भी आने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल अगर हाई करना होता है तो करंट अफेयर के थोड़े टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि सभी को नहीं आ पाते हैं। तो आपने देखा बंदी रक्षक के एग्ज़ाम में जनगणना से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक आपसे साक्षरता के लिए पूछा था और एक लिंगानुपात के लिए पूछा था। तो 2 क्वेश्चन जनगणना से बने थे। तो इसी तरह से आंकड़े जो होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक सूचकांक वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसको भी आप देख लेना कि कौन कौन से डेटा ऐसे हैं, कौन कौन सी नीति और योजनाएं ऐसी है जो उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई क्वेश्चन हमने कल के एग्ज़ाम में देखे कि योजनाओं से संबंधित थे, उत्तराखंड की योजनाएं कौन सी योजना किससे संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23। तो इस वीडियो में अपने कुछ नोट्स हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट उत्तराखंड पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरे देश के लिए होती है, लेकिन उत्तराखंड की वीडियो आज हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये डेटा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये लेटेस्ट और अपडेटेड डेटा है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जिसमें हमें देखना है कि जो ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो कब, किसके द्वारा और कहाँ पर प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है 14 मार्च 2023। 14 मार्च 2023 के दिन ही अर्थ एवं संख्या निदेशालय नियोजन विभाग से इस रिपोर्ट को प्रेमचंद्र अग्रवाल, जो कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो इसकी डेट याद रखनी है 14 मार्च 2023, और इसका विभाग भी याद रखना है कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय नियोजन विभाग के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2022-23 वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रेमचंद्र अग्रवाल वहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि उत्तराखंड के कौन है, वित्त मंत्री हैं। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हमारे उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन है, क्योंकि जो गैरसैंण है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में जो कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा है वो क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से बन जाएंगे। अब अगला है अर्थव्यवस्था का आकार। अब हम यहाँ पर जानेंगे जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है और सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कहते हैं इसे, तो वो किस प्रकार है उत्तराखंड के अंदर। तो आपने सुना होगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था, और इसे कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर बेस्ड है। तो 2021-22 से ही हम सभी आंकड़ों को कंपेयर करेंगे ताकि हम जान सकें कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस बार के अर्थव्यवस्था में उत्तराखंड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 2021-22 की बात करें तो 2,65,488 लाख करोड़ की उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन इस बार 3 लाख करोड़ की जो है अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, विकास हुआ है। तो हम देखते हैं आर्थिक विकास दर कितनी हुई है। 2021-22 में 7.0% और 2022-23 में 7.09%। इसका मतलब है 0.04% की वृद्धि उत्तराखंड के डेवलपमेंट रेट में हुई है। तो आई होप आप सभी ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर की तुलना करनी है ताकि हमें चीज़ें जल्दी जल्दी याद हो सके।
अब देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम समझ लेते हैं, क्योंकि इससे आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे वो इन क्षेत्रों पर बेस्ड होंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं कुल कितने होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। ऐसे ही भारत में भी यही 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। पहले क्षेत्र में क्या आते हैं, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन। तो ये जो टॉपिक हैं वो पहले क्षेत्र के लिए हैं। इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक होते हैं, पशुपालन से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत गैस, जलापूर्ति निर्माण। तो विनिर्माण से संबंधित यानी कि उद्योगों से संबंधित जो टॉपिक होंगे वो दूसरे क्षेत्र में होंगे। और जो लास्ट होता है तृतीय क्षेत्र, उसमें किस प्रकार के टॉपिक होते हैं, उसमें परिवहन, व्यापार, होटल, जलपान गृह, वित्तीय सेवा, लोक प्रशासन और स्थावर संपदा जैसे टॉपिक रखे गए हैं तृतीय क्षेत्र में। तो आपको समझ में आ गए हैं अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र। अब हम इन पे बेस्ड कुछ टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भारत और उत्तराखंड दोनों में ही हम देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे अधिक और किसका योगदान सबसे कम रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में 12.36%, द्वितीयक क्षेत्र में 46.21% और तृतीयक क्षेत्र में 41.43%। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र यानी कि जिसमें विनिर्माण से संबंधित विषय थे उस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, 46.21%। उसी तरह से अगर हम भारत में देखेंगे तो भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान 53.41% सबसे अधिक है, जिसमें कि आपका व्यापार और परिवहन इस तरह के टॉपिक आते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि सर्वाधिक और न्यूनतम जो है अर्थव्यवस्था में योगदान किन किन क्षेत्रों का है, वो आप आसानी से इन टॉपिक के माध्यम से बता सकते हैं। अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश के लिए और राज्य के लिए प्रति व्यक्ति आय में सुधार होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बार ऐसा ही हुआ है। 2021-22 में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटा इनकम 2,05,840 थी, लेकिन 2022-23 में 2,33,000 ये बढ़ गई है। तो अगर दोनों की तुलना करें तो 10.05% की वृद्धि हुई है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने का मतलब है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हो रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की जो गरीबी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के जिलेवार की प्रति व्यक्ति आय, किस जिले में सबसे अधिक और किस जिले में सबसे कम है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले हैं उत्तराखंड के, टॉप 3 जिले जिनको आपको याद रखना है, हरिद्वार, यूएस नगर और देहरादून। हरिद्वार की 3,62,688 है, उधम सिंह नगर की 2,69,070 है और देहरादून की 2,35,707 है। तो ये टॉप प्रति व्यक्ति आय वाले ज़िले हैं। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरिद्वार की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अधिक है। उसी तरह से न्यूनतम आय वाले देखते हैं तो न्यूनतम आय वालों में भी उसी तरह रुद्रप्रयाग की जनसंख्या उत्तराखंड में सबसे कम है और सबसे कम 93,160 प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी रुद्रप्रयाग ही है। और दूसरे नंबर पे आता है बागेश्वर, 98,755 प्रति व्यक्ति आय है। तो आई होप आपको इजी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा और आपको याद रहेगा अपने आने वाले एग्जाम को लेकर। तो इसलिए अच्छी तरह समझना हर एक टॉपिक को। अब देखिए, अब एक हमारा नया टॉपिक आ रहा है जिसमें पूछा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में वर्गीकृत वस्तुओं का भार प्रतिशत। अब यहाँ पर इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें देखना होता है कि वेटेज देखना होता है कि वेटेज परसेंट उत्तराखंड में या फिर किसी भी राज्य के लिए कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे सबसे अधिक आय में वृद्धि हो रही है, वेटेज किन किन वस्तुओं का सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहला है खाद्य एवं पेय पदार्थ जो कि 45.86 है। तो सबसे अधिक वेटेज किसका है, उत्तराखंड में जो खाद्य और पेय पदार्थ है उनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। दूसरे नंबर पर आवास आता है 10.07। तीसरे नंबर पे कपड़ा तथा जूता आता है 6.53%। ठीक है, ईंधन व प्रकाश आता है फिर 6.53, तंबाकू मादक
2.38 और अन्य में आते हैं 28.32। तो यहाँ पर आपसे अगर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है पूछें तो खाद्य एवं पेय पदार्थ का आप बताएंगी, और दूसरे नंबर पे आप आवास बताएंगे, न कि अन्य, क्योंकि अन्य में बहुत सारे टॉपिक क्या होते हैं, मिक्स टॉपिक होते हैं, तो उनको नहीं देखना होता है। जो सेकंड नंबर पे होता है उसे ही आपको सेकंड मानना होता है। पहला है खाद्य एवं पेय पदार्थ, दूसरा है आवास। अब देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राजकोषीय स्थिति, यानी कि उत्तराखंड में कितना राजकोष है और हमारे उत्तराखंड का जो राजकोष है उसमें वृद्धि हुई है या फिर हमको घाटा हो रहा है, वो सब हमें यहाँ पर जानना है। तो वर्ष 2023-24 में 5.9% रहने का अनुमान है, यानी कि राजकोषीय मतलब जो हमारे उत्तराखंड का राजकोष है वो 5.9% रहने का अनुमान लगाया है 2023-24 के लिए। जब 2023-24 की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी तब हम उसमें देखेंगे कि जो हमारा अनुमान है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3% रखने का संकल्प लिया है इस बार। तो जितने भी हमारे उत्तराखंड में घाटे आते हैं तो इस बार क्या किया गया है, जो जीडीपी है हमारी, तो जीडीपी का 3% हमारा जो होता है घाटा होना चाहिए इस बार, ऐसा बोला है। FRBM जो एक्ट 2003 है वही ये सब कहता है कि जीडीपी का 3% से अधिक हमारा घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि FRBM एक्ट 2003 क्या कहता है तो आपसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा कि जीडीपी का 3% से अधिक हमारा राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को अगले 5 वर्षों में 2 गुना करने का संकल्प रखा गया है। तो उत्तराखंड की जीडीपी 5 वर्षों में डबल हो जाए, 2 गुना हो जाए, इस तरह का संकल्प रखा गया है। कुल राजस्व की प्राप्ति हमें कितनी हुई है, 51,474 करोड़, और 2021-22 की अगर हम देखें तो 43,701 करोड़ ये राजस्व हमें प्राप्ति हुई है। राजस्व यानी कि रेवेन्यू, जो कि हम कर वगैरह देखते हैं, टैक्स देते हैं, तो वह प्राप्ति, ठीक है, इनकम टैक्स जो हम देते हैं, तो 51,774 करोड़ है। तो इस बार हमारी 17% की वृद्धि हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। केंद्रीय करों से राज्य को प्राप्ति, तो केंद्रीय कर जो होते हैं उससे हमारे राज्य को कितनी प्राप्ति हुई है, 9,130.16 करोड़ मिलने की इस बार संभावना जताई गई है। राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर, मूल्यवर्धित कर, मूल्यवर्धित कर का नाम आपने सुना होगा, वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसको, तो 66% है। यह राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे कभी भी किसी भी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैट की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि वैट कितना है, तो 66% है। और अगर ये पूछें कि हमारा जो आय का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे प्रमुख स्रोत है उत्तराखंड में, वो क्या है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर बताया गया है कि 2022-23 में IGST सेटलमेंट के तहत 1860.79 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है, जो 21-22 के सापेक्ष 39.64% अधिक है। तो IGST सेटलमेंट होता है 2022-23 का कितना है, 1860.79, और जो पहले हुआ था उसके मुकाबले 39.64% है, जो कि एक अच्छी बात है। अगला है राजस्व कर में कुल वृद्धि कितनी हुई है, जो हमारे रेवेन्यू टैक्स मिला है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 9,327.64 करोड़। फिर हमारे टॉपिक वाइज कुछ तथ्य दिए गए हैं। जीएसटी के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आती हैं 7,418 करोड़, यानी कि 11% की कमी देखी गई है इस बार। और जीएसटी से बाहर जो वस्तुओं से राजस्व हमें मिला है वो है 1,909 करोड़, तो 13% से अधिक उसमें हुआ है, वृद्धि हुई है। तो ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि मतलब जीएसटी के अंदर जो जो वस्तुएं आती हैं, जीएसटी जिन जिन चीज़ों पे लगती है उसके अंतर्गत जो भी वस्तुएं आती है उनसे हमारे राज्य को कितना टैक्स मिला है, और जो वस्तुएं जीएसटी से बाहर आती हैं उनसे कितना टैक्स मिला है। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि कमी आ रही है, वृद्धि आ रही है। तो जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे तो कमी आ रही है, लेकिन जो जीएसटी के अंदर वस्तु हैं उनसे हमें सबसे अच्छा टैक्स मिला है, 13% की इसमें वृद्धि हुई है।
IGST से अगर हम इसमें राजस्व देखते हैं तो 39% अधिक है, 1860 करोड़ मिला है। तो ये अधिक कम का पता हमें कहाँ से चल रहा है, जब हम देखते हैं 2021 और 22 के आंकड़े इस साल के आंकड़ों की तुलना में। तो चलिए, अब हमने जो अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डेटा पढ़े हैं, उनके अलावा अब जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली योजना है बिल लाओ इनाम पाओ योजना। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, ग्राहकों को खरीद का बीजक बिल लेने हेतु प्रोत्साहित दिए जाने और बिक्री पर बीजक बिल नहीं दिए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत की गई है। तो ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है, एक तरह से जो उपभोक्ता होते हैं उनमें जागरूकता लाने के लिए कि जो बिल है उसके साथ ही आपको क्या करना है, बिक्री पर जो भी बिल होगा वो आपको लेना है, बिना बिल के नहीं लेना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगली योजना जो हमारी है GST मित्र योजना। तो GST मित्र योजना के अंतर्गत क्या होता है, दूरस्थ क्षेत्रों में छोटे करदाताओं को GST से अवगत कराने हेतु चलाई योजना, जिसके अंतर्गत GST लागू होने के उपरांत 1698 GST मित्रों को ट्रेनिंग प्रदान की गई है। तो इसमें जो करदाता होते हैं उन लोगों को GST के बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन देना कि GST से किस प्रकार से टैक्स होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताना, जिसके लिए हमारे उत्तराखंड में 1698 GST मित्र बनाए गए हैं और उनको प्रशिक्षण दिया गया है। अगली हमारी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके अंतर्गत उत्तराखंड में जो रजिस्टर्ड क्रियाशील कृषक हैं उनकी संख्या कितनी है, 9.9 लाख, जिन्हें 1903.68 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, किसान सम्मान निधि ये योजना है। अब नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसे 9 अगस्त 2019 को लागू किया गया। इम्पॉर्टेंट डेट है, आपने देखा ही होगा कल बंदी रक्षक के एग्ज़ाम में आपसे डेट पूछी गई थी, जैसे निर्भया वाली डेट जो आपकी 2013 थी वो भी पूछी गई थी। इसी तरह से डेट आपको याद रखनी है, 9 अगस्त 2019 को लागू की गई है। इसके अंतर्गत राज्य में कुल 2090 किसान क्या हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 18 से 40 वर्ष हेतु स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन ये स्कीम है। अब अगला है यूरोपियन वेजिटेबल पुष्पों की खेती को बढ़ावा, शहद उत्पादन हेतु मौन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना। तो ये जो पॉइंट लिखे हैं ना, इनका मतलब ये है कि जो हमारे उत्तराखंड है उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनको बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, यूरोपियन वेजिटेबल पुष्पों की खेती को बढ़ावा मिल रहा है, शहद के उत्पादन को, मौन पालन विकास कार्यक्रम को। तो इनको बढ़ावा देकर क्या होता है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकता है, इसीलिए इनका विकास किया जा रहा है। अब देखिए जो दूसरा है श्यामपुर ऋषिकेश में चारा बैंक तथा पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर में ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट फोडर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे है और उत्तराखंड सरकार इन पर क्या कार्य कर रही है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भेड़ उत्पादन और उच्च गुणवत्ता की संतति व जर्म प्लाज्म को प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो मेरिनो भेड़ है उसी की तर्ज पर भेड़ उत्पादन को हमारे उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो लाल कुआं है नैनीताल में आता है तथा बड़कोट देहरादून में आता है, यहाँ पर कार्बन इन्फ्लक्स के मापन के संबंध में राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव संबंधी अनुसंधान कार्य तथा कार्बन का मात्राकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट ऐप है उत्तराखंड का हम सफ़र अलर्ट ऐप। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य है जो कि हम सफ़र अलर्ट ऐप का यूज़ कर रहा है। तो हम सफ़र अलर्ट ऐप क्या है, ये सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए है। न्यूनतम करने हेतु हम सफ़र अलर्ट ऐप का प्रयोग करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का डेटा एक पोर्टल में संग्रहित किया जाएगा जिसका नाम है पोर्टल IRED, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो ये रेड की फुल फॉर्म है, पोर्टल IRED की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो ये परियोजना उत्तराखंड में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं के डेटा को कलेक्ट करने के लिए पोर्टल में डाली जाएगी।
अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मंदिरमाला मिशन। तो मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत क्या है, 4 धाम विकास परियोजना की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और मंदिरों को विकसित करना यानी कि वहाँ पर जाने वाले मार्गों को विकसित करना। कद्दूखाल सुरकंडा देवी रोपवे और गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का विकास इसके तहत किया जा रहा है। 2022 से 23 में 1,76,659 नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो आपको देखने हैं। देहरादून में ट्रैफिक का दबाव कम करने हेतु 6,000 करोड़ की योजना है। फिर है 3 साल में लक्ष्य के सापेक्ष 19,810 प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना जो आवास है वो नहीं बन पाए हैं। 407 गांवों तक सड़कें पहुंचाने हेतु 150 से 249 आबादी वाले 2,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है प्रधानमंत्री योजना के तहत। 2022 से 23 में इको टूरिज्म के लिए 25.01 लाख के बजट का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इको टूरिज्म के लिए। ये आपका टॉपिक एक बार पहले भी मैंने करंट अफेयर में बताया था। आर्थिक विकास दर के आधार पर उत्तराखंड देश का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। ठीक है, तो पूरे भारत देश की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक विकास दर के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है, याद रखना। निर्यात तैयारी सूचकांक, ये मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर में बताया है। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है जुलाई 2023 में, जिसमें हिमालयी राज्यों में देखें तो उत्तराखंड पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। लेकिन अगर हम पूरे देश में उत्तराखंड के स्थान की बात करें तो 9वां स्थान उत्तराखंड रखता है, पहला तमिलनाडु और दूसरा महाराष्ट्र रखता है। तो इसको मैंने डिटेल में आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी तो। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं और वीडियो को समाप्त करेंगे। सिंगापुर की तर्ज पर देहरादून में ड्राइवर लेस स्पॉट टैक्सी चलाने की योजना पर सहमति मिली है। पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट पीआरटी के तहत हरिद्वार के बाद देहरादून दूसरा शहर हो जाएगा। फिर है, राज्य के कर विभाग को इस वित्तीय वर्ष में कुल 7,418 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले क्या है, 11% कम हो चुका है। जीएसटी से बाहर आने वाली वस्तुओं का राजस्व 13% बढ़ा है, ये हमने अभी पहले चर्चा करी। 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है, इस तरह से बनेगा कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, वो किस सन तक रखा गया है, 2025 तक रखा गया है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा एक लाइन बचती है, मसालों में सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ है उत्तराखंड में वो किसका हुआ है, अदरक, हल्दी और लहसुन, इनका उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, कभी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जो कि लेटेस्ट डेटा है। इससे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ध्यान से इसको देखना। सूचकांक वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि सूचकांक से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि गरीबी जो सूचकांक है, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। और साथ ही करंट अफेयर की वीडियोज़ देखते रहें, ईओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।